हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दो कंपनियों के रिजल्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, मैरिको और कैम्स, और उनके रिजल्ट्स का हम रिव्यू करेंगे। इनफैक्ट कैम्स की तरफ से डिविडेंड की भी घोषणा हुई है, उसको भी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जब हम मैरिको की बात कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट्स में आप मार्केट शेयर देख सकते हैं। जैसे कोकोनट ऑयल की हम बात करते हैं, 62% का मार्केट शेयर है। पैराशूट, फिर हेयर एंड केयर, निहार जैसा ब्रांड्स जो है वो ओन करती है जब मैरिको की हम बात कर रहे हैं। फिर सफोला ओट्स में आप देख सकते हैं 43% का उनका मार्केट शेयर है और रैंक 1 है। कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर जब हम प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। अब ये है रिजल्ट्स। अब बहुत सारे नंबर्स हैं, आपको मैं बहुत सिंप्लीफाई कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहली जो चीज है ये है फाइनेंशियल ईयर 22 का किस हिसाब से नंबर आए थे। 9,512 करोड़ का कंपनी के द्वारा रेवेन्यू हुआ था और 2023 अभी आप देखेंगे 9,764 करोड़ का रेवेन्यू है। लेकिन रिजल्ट्स आने के बाद में मार्केट ने इन नंबर्स को बहुत ही पॉजिटिवली लिया है। अब आप कह सकते हैं कि रेवेन्यू तो वहीं का वहीं है, कुछ यहां पर तो हमको बढ़ता हुआ नजर में नहीं आ रहा है। तो मार्केट यहां क्या देख रही है? देखिए, मार्केट सिर्फ न्यूज पर नहीं चलती है, मार्केट्स नंबर्स और नंबर्स के डीप में भी जाती है और भविष्य को भी देखती है। अब देखिए, हमने रेवेन्यू तो देख लिया, बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं है। इनफैक्ट क्वार्टरली भी रेवेन्यू देख लीजिए, वही 4% ही इंक्रीज है। लेकिन आप देखिए यहां पर प्रॉफिट्स जो है वो बढ़े हैं। देखिए, पिछली बार 1225 करोड़ के प्रॉफिट थे, इस बार बढ़कर 1302 करोड़, मतलब 6% प्रॉफिट में चेंज हुआ है। और क्वार्टरली प्रॉफिट आप देखिए 20% बढ़े हैं। देखिए, ये 251 करोड़ थे, ये अभी 302 करोड़ हो गए हैं। लेकिन रेवेन्यू देखिए 4% ही यहां पर बढ़े हैं। तो इससे क्या संकेत या सिग्नल मिल रहा है कि हो सकता है कंपनी के मार्जिन यहां पर बढ़ रहे हैं। और मार्जिन कंपनी के कैसे बढ़ रहे हैं समझ लीजिए, कंपनी का जो खर्चे थे, एक्सपेंसेस थे, हो सकता है कम हो रहे हो। आपको मैं समझाता हूं। ये तो रेवेन्यू वाला पार्ट हमने आपने समझा। अब ये है मटेरियल कॉस्ट। अब देखिए, अगर पैराशूट बनाना है या हेयर एंड केयर बनाना है, कोई भी प्रोडक्ट, सफोला का कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो उसके लिए उनको भी रॉ मटेरियल चाहिए। उसके साथ साथ अलग अलग जैसे प्लास्टिक चाहिए, फिर यहां पर क्रूड ऑयल की भी जरूरत पड़ती है क्योंकि ट्रांसपोर्ट भी करना है। तो ये सब जो है खर्चे हैं। अब वो खर्चे आप देखिए पिछले साल और इस साल में कम हुए हैं क्योंकि तेल के प्राइसेस कम हुए हैं और पिछले साल महंगाई बहुत ज्यादा थी। तो उसके कारण से उनका जो मार्जिन्स थे वो इंपैक्ट हो जा रहे हैं। अब कंपनी ज्यादा पैसा जो है वो एडवर्टाइजिंग जो है वहां पर वो कर पा रही है। ज्यादा एडवर्टाइजिंग होगा क्योंकि एफएमसीजी में एडवर्टाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितना ऐड होगा उतने लोगों की नजर में आएगा प्रोडक्ट और उतना ज्यादा बिकने के चांसेस है। अब इन सबसे ओवरऑल क्या हुआ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर वो है मार्जिन का नंबर। जैसे यहां एबिटा मार्जिन है, ये 16 से 17.5% हो गया। मतलब पहली जो पिछले साल जो था Q4 में कंपनी ने 100 रुपए में 16 रुपए कमाए थे, वो भी इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन से पहले। इस बार 17 रुपए 50 पैसे कमा रही है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव नंबर हुआ है और हो सकता है कि आने वाले समय में, क्योंकि इन्फ्लेशन अब कम हो रहा है, तो ये जो मार्जिन्स हैं ये भी बढ़ सकते हैं। इसीलिए जब भी हम एनालिसिस करते हैं नंबर्स की, बिजनेस की, तो हमको सब एस्पेक्ट्स को देखना चाहिए। अब ये कंपनी ने क्या कहा है फाइनेंशियल ईयर 24 जो कि अभी शुरू हो गया है, उसका आउटलुक के बारे में। जैसे कंपनी ने कहा है कि जो कमोडिटीज हैं उनके जो प्राइस हैं वो कम हो रहे हैं। क्रूड के प्राइस जिस पर हम अभी डिस्कस कर रहे थे वो भी बिल्कुल फर्म रह सकते हैं। एफएमसीजी सेक्टर में सबसे बड़ी तकलीफ क्या थी कि वॉल्यूम में ग्रोथ नहीं हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे कंपनी का कहना है कि वॉल्यूम में भी ग्रोथ हो सकता है। लेकिन कंपनी का यह भी कहना है कि मॉनसून अगर बढ़िया हो जाता है तो सब अच्छा हो सकता है। फिर यह बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं मार्जिन की बात कर रहा था, ग्रॉस मार्जिन कंपनी ने कहा है और 200 से 250 बिप्स जो है इंक्रीज हो सकता है। ऑपरेटिंग मार्जिन भी बढ़ सकता है। तो जब कंपनी ऐसे नंबर्स और स्ट्रॉन्ग आउटलुक्स के साथ आती है तो ये पॉजिटिव जो है मोमेंटम बन जाता है। और साथ साथ ये एक एफएमसीजी सेक्टर के लिए भी पॉजिटिव हो गया है, क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर में जो कंपनी है मैरिको के अलावा भी बहुत सारी, जैसे डाबर है, एचयूएल है, बजाज कंज्यूमर, बहुत सारी कंपनियां, तो उनके भी वॉल्यूम को लेकर भी पॉजिटिव यहां पर सिग्नल जा सकते हैं। बट सब बिजनेस को हमको अलग से एनालिसिस करना है। लेकिन ये मैं एफएमसीजी सेक्टर के बारे में बता रहा हूं कि सेक्टर के लिए थोड़ा जो है पॉजिटिव जो टाइम है यहां पर हमको आपको देखने मिल सकता है। अब नेक्स्ट, ब्रोकरेजेस ने क्या कहा है, पॉजिटिव मुझे दिख रहे हैं। जेफरीज ने बाई की बात कही है, जेपी मॉर्गन ने कहा है कि डिमांड भविष्य में पॉजिटिव यहां पर हो सकती है, और फेयर वैल्यू उन्होंने 585 की रखी है। अब देखिए, जो फेयर वैल्यू है सिर्फ आपका नोटिंग के लिए है, जरूरी नहीं है 585 का जो प्राइस है वो आ जाएगा। मॉर्गन स्टैनली 582 का उन्होंने फेयर वैल्यू कहा है और उन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट भी अभी के फाइनेंशियल ईयर के लिए पॉजिटिव यहां पर लग रहे हैं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने भी कहा है कि कंपनी जो है अपने कोर ब्रांड्स पर ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रही है। जब हम मैरिको की बात कर रहे हैं तो पीई रेशियो जरूर ध्यान में रखिएगा। इनफैक्ट एफएमसीजी कंपनियों में आपको पीई रेशियो हमेशा ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनकी जो डिमांड है साइक्लिकल नहीं होती है। अब हेयर ऑयल है, ऐसा तो नहीं है ना कि हम साल में 2 महीना यूज करते हैं, 8 महीना यूज नहीं करते हैं। ये तो पूरे 12 महीने वाला प्रोडक्ट है। और आप आरओसी 43%, आरओई 36%, ये सब स्ट्रॉन्ग नंबर्स है।
लेकिन सेल्स ग्रोथ हो नहीं रहा था। अब एक्सपेक्टेड है कि सेल्स ग्रोथ भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि पीई रेशियो कंपनी का अगर हम देखेंगे 5 साल का, ये 51 के पास रहा है। तो अभी भी जो वैल्यूएशन है बिल्कुल फेयर वैल्यू के पास में ही ये आ गया है। अब नेक्स्ट जो ट्रिगर है आने वाले समय में कि प्रॉफिट्स बढ़ते रहें, क्योंकि अगर प्रॉफिट्स यहां पर बढ़ते रहेंगे तो क्या होगा कि पी रेशियो कम होगा और मार्केट एक फेयर वैल्यू जो अभी दिख रहा है 52 का भी है उसके आसपास वो दे सकती है। तो एक पॉजिटिव मोमेंटम हमको यहां पर बिजनेस का जो हम देख पा रहे हैं तो मैरिको में देखने को हमको मिल रहा है। अब कैम्स के बारे में बात हम करेंगे और उनके डिविडेंड के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि फाइनल रिजल्ट बहुत सारे आ रहे हैं। हम वहां पर स्टॉक एनालिसिस, म्यूचुअल फंड एनालिसिस और पैसिव इनकम से जुड़ी हुई बहुत सारे कंटेंट हम वहां लाते रहते हैं। 3400 से बड़ी की कम्युनिटी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक को चेक कर सकते हैं दोस्तों, मैंने वहां लिंक दिया हुआ है। अब कैम्स की जब हम बात कर रहे हैं 12 रुपया का फाइनल डिविडेंड आया है। और एक और बात आपको मैं बताऊं दोस्तों, साल में 4 बार उनकी तरफ से डिविडेंड की घोषणा हो रही है, मतलब हर तिमाही में कैम्स के द्वारा डिविडेंड आ रहा है। अब ये जो डिविडेंड है 12 रुपए का, 15 अगस्त इसकी रिकॉर्ड डेट होने वाली है। एजीएम 7 अगस्त को होगा और पेमेंट सितंबर 10 को होगा। और अगर कैम्स की मैं हिस्ट्री को देखूं तो मुझे लगता है 15 अगस्त आते आते हो सकता है Q1 के भी डिविडेंड के बारे में हमको कुछ आइडिया मिल जाए। तो ये भी हो जाता है बहुत बार कुछ कंपनियों में कि फाइनल डिविडेंड आया नहीं रहता है, लेकिन जो Q1 का जो डिविडेंड है उसके बारे में डिटेल्स आ जाती है या फिर रिकॉर्ड डेट आ जाती है। तो क्या कैम्स में ऐसा होगा कि नहीं, जुलाई एंड में या अगस्त में हमको कुछ तब तक आइडिया आ जाएगा। चलिए अब डिविडेंड के बारे में बात करते हैं। देखिए डिविडेंड जैसे फाइनेंशियल ईयर 22 था, 4 बार जैसे उनकी तरफ से डिविडेंड आया था। आप देख सकते हैं जैसे अगस्त में, नवंबर, फरवरी, जून, तो उस समय में 38.75 रुपीस का डिविडेंड आया था। इस बार जो डिविडेंड है कम हुआ है और ये 2.6% डिविडेंड कम हुआ है। और अमाउंट में आप देखेंगे डिविडेंड 1 रुपीस कम हुआ है। अब जब डिविडेंड कम होता है उसका एक बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी कंपनी के प्रॉफिट स्टेबल रह जाते हैं, कांस्टेंट रह जाते हैं, या बढ़ते नहीं है या कम हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस में हमने देखा है कि कंपनियों के डिविडेंड्स कम होते हैं। तो रिजल्ट्स जो है नंबर्स पे तो मैं आऊंगा, लेकिन डिविडेंड का नंबर आपको बता दूं 37.75 हो रहा है पूरे साल का। इससे पहले 3 डिविडेंड आए हुए हैं, 6.75, फिर 8.50, फिर 10.50। अब देखिए 6.75 अगस्त में आया था, फिर नवंबर, फिर फरवरी में आया हुआ था, फिर मई में। तो हर क्वार्टर में मतलब 4 बार डिविडेंड आ रहा है। तो अभी शेयर प्राइस हम देखेंगे 2055 रुपीस के आसपास में अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो मैं डिविडेंड यील्ड अगर बाहर करने जाऊं 37.75 के साथ ही मैं कैलकुलेट करता हूं, तो ये डिविडेंड यील्ड लगभग 1.8% की डिविडेंड यील्ड हमको कैम्स की तरफ से मिल रही है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट यही रहेगा कि प्रॉफिट्स होता रहे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जल्दी से वैल्यूएशन देख लेते हैं। 35 का पी रेशियो है। अब आईपीओ हुए 3 साल भी नहीं हुए हैं कैम्स के, लेकिन जब से आईपीओ आया है तब से अगर मैं पी रेशियो उनका मैं एनालिसिस करने जाऊं तो 44 का मीडियन पी था। इनफैक्ट 2022 और 23 बहुत ही स्ट्रांग नहीं रहे हैं। इनफैक्ट ये जो नंबर है जो 2055, ये बिल्कुल 52 वीक लो के पास में ही हमको शेयर प्राइस देखने को मिल रहा है। जो भी हो, अगर हिस्टोरिकल जो भी है 3 साल के डेटा के हिसाब से देखें तो बहुत ही महंगा यहां पर नहीं लग रहा है, यहां पर सस्ता लग रहा है। प्राइस टू बुक आप देखेंगे तो अभी फिलहाल 13 के आसपास में है, जो कि एक्चुअली में थोड़ा ज्यादा ही रहता है। प्राइस टू बुक ये थोड़ा ज्यादा ही है, बट हिस्टोरिकली अगेन 3 साल का डेटा है, इसीलिए देखिए 5-10 साल का डेटा हो तो हम लोग के पास और ज्यादा डेटा आता है तो समझने में आसानी होती है। लेकिन 3 साल का जो भी डेटा है, 2.5 साल ही हुआ है एक्चुअली में, 18.7 का प्राइस टू बुक और अभी 12-13 का, तो उसके हिसाब से ये ठीक ठाक यहां पर लग रहा है। बाकी आरओसी मजबूत है, 50 का आरओई भी मजबूत है, डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट मतलब डेट ना के बराबर यहां देखने को मिल रहा है। लेकिन कैम्स में जो चैलेंज आ रहे हैं वो है एयूएम ग्रोथ और रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ। देखिए पिछले साल के मुकाबले 5.1% का ग्रोथ हुआ है। अब काम क्या है, ये आरटीए है। जब भी आप म्यूचुअल फंड से जुड़ी आप जब सर्विसेज आप जब डिमांड करते हैं तो कैम्स की भूमिका आती है। 68% से ऊपर का मार्केट शेयर है। इंडस्ट्री 5.9% के हिसाब से बढ़ी है, कैम्स 5.1% के हिसाब से बढ़ा है। इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैम्स का बिजनेस पूरा डायरेक्टली डिपेंडेंट है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के ऊपर में। जैसे कैम्स कुछ म्यूचुअल फंड कंपनीज जैसे आईसीआईसीआई, एसबीआई, एचडीएफसी, पराग पारेख म्यूचुअल फंड, इन सबको केटर करते हैं। तो वो लोग अगर ग्रो करेंगे तो फिर कैम्स डायरेक्टली यहां पर ग्रो करेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड के अभी जो रिजल्ट्स आए हैं, जो हमने देखा है अभी यूटीआई, आदित्य बिरला, फिर एचडीएफसी, एएमसी, सबके रिजल्ट्स आए हैं और सबके रिजल्ट हमने यही देखे हैं कि सबके बिल्कुल फ्लैट रिजल्ट आए। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बहुत ग्रो नहीं की है। लेकिन जो उनके दूसरे बिजनेस है, अल्टरनेटिव बिजनेस है, एआईएफ और पीएमएस का बिजनेस, वहां 21% का ग्रोथ है। ओवरऑल अगर आप नंबर देखने जाएंगे तो पिछले साल 287 करोड़ के आसपास में प्रॉफिट था।
इस बार 285.25 करोड़ का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट बहुत जो है गिरा नहीं है, लगभग स्टेबल ही है, 0.6% ही है। एबिटा भी आप देखेंगे लगभग बराबर है, 0.6% है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी जरा सा यहां पर गिरा है। तो नेक्स्ट अगर कोई ट्रिगर आएगा या फ्यूचर के लिए अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज है तो वो है म्यूचुअल फंड का ग्रोथ, और उसी से ही हमको कैम्स के ग्रोथ के बारे में नेक्स्ट ट्रिगर्स मिलेंगे। लेकिन अभी फिलहाल वो ट्रिगर नहीं मिल रहा है। अभी इतना ही सोच सकते हैं कि एक स्टेबल कंपनी है, स्टेबल ग्रोथ हो रहा है, स्टेबल ग्रोथ भी होता रहेगा, और उस हिसाब से कंपनी का जो डिविडेंड पॉलिसी भी जो है हमको देखने को मिल रही है। बाकी अगर हम मार्जिन्स देखेंगे तो मार्जिन्स इनफैक्ट यहां पर ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे, पिछले साल 46.1 थे, इस बार थोड़े कम हुए हैं। एबिटा मार्जिन 44% के आसपास में हुआ है। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो था Q4 में 29.8 था, इस बार 29 है। ये सब अगेन स्ट्रॉन्ग नंबर है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के भी नंबर स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर मार्जिन बढ़ते हैं और मार्जिन को एटलीस्ट स्टेबल भी रख पाते हैं, लेकिन साथ साथ रेवेन्यू बढ़ता रहे, तो ये कुछ अलग ट्रिगर्स आ जाते हैं। अब देखिए फंडामेंटल में वही होता है कि ट्रिगर्स जो है हर रोज आते नहीं है, ये हर 2-3 महीना जब भी रिजल्ट्स आते हैं 3 महीनों में ट्रिगर्स आते हैं, या फिर बीच में कोई एक बड़ा न्यूज आ जाए तब आते हैं। तो अभी हमको यही देखने को मिल रहा है कि एक स्टेबल बिजनेस है, एक स्टेबल ग्रोथ हो रहा है यहां पर, लेकिन बहुत जो बड़ा वॉल्यूम वाला जो ग्रोथ है 15-20% वाला ग्रोथ वो अभी फिलहाल नहीं देखने को मिल रहा है। अब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री किस हिसाब से ग्रो करती है उस पर बहुत कुछ भविष्य में डिपेंड करेगा। दोस्तों मुझे उम्मीद आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।